नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना 2019 की है। दिल्ली की है, देश की राजधानी की। थाना है शकरपुर। 19 मई 2019 को शकरपुर पर थाने पर एक नवविवाहित महिला कविता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आई और उसने ये बताया कि हमारे भाई का अपहरण हो गया है। मुझे इस बाबत एक एफआईआर करानी है। पुलिस बिना कुछ पूछे, बिना कुछ टिप्पणी किए हुए, बिना डांटे फटकारे कभी एफआईआर नहीं लिखती है। मैं बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। 100 सवाल करेगी, जबकि सीआरपीसी ये कहता है एनी इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम, जिसमें कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है, उसे फौरन एफआईआर की शक्ल में लिखा जाना चाहिए। लेकिन 20 सवाल जरूर करेंगे कि कहीं बातों में पकड़ लें तो एफआईआर न लिखनी पड़े। लिहाजा जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे उन्होंने पूछा, अच्छा वाह, अपहरण आपने सब पता कर लिया कि अपहरण ही है, कैसे कह सकती हो कि अपहरण हुआ था? तो कविता ने बताया कि साहब बिल्कुल अपहरण हुआ था। 15 मई को वो किसी काम से घर से बाहर निकला, रात में नहीं आया और 16 मई को उसकी मां, उसके उसके एक दोस्त और उसके जीजा के फोन पर भाई के ही फोन से रैंसम कॉल आई। उसने बताया कि दोस्त अखिलेश मिश्रा, मां रेनू और जीजा हरिनंदन, तीनों के पास 16 तारीख की दोपहर में रैंसम कॉल आई। फोन चंदन झा यानी उसके भाई ने ही किया था। वो बहुत बुरी स्थिति में था, रो रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी और ये कहा कि 5 लाख रुपए 24 घंटे के भीतर हमें चाहिए। ऐसा जो बदमाश उसे अपहरण करके लाए हैं वो कह रहे हैं। वो दया की भीख, जैसे कहते हैं, जान की भीख भी घर वालों से मांग रहा था कि पैसा दे दीजिए वरना ये खतरनाक लोग हैं, मार डालेंगे। कविता ने आगे बताया कि जब ये बात पता लगी तो 18 मई को उससे कहा गया कि ठीक है, हम कुछ पैसे का इंतजाम करके देते हैं, तुम भाई को छोड़ दो, बाकी के पैसे का इंतजाम हम बाद में करके दे देंगे। बात तय हुई 2,62,000 पर। पूछा गया पैसा नगद लेना है कि ट्रांसफर करना है। उधर से फौरन आवाज आई कि पैसा चंदन झा के अकाउंट में ही ट्रांसफर करिए। थोड़ा बात अटपटी सी लग रही थी इन लोगों को, लेकिन 2,62,000 अलग अलग लोगों ने अलग अलग बैंक से, यानी कुछ जीजा ने, कुछ उनके दोस्त
जो अखिलेश मिश्रा थे, हरिनंदन जी ने कुछ, रेणु झा ने, उनकी माँ ने 2,62,000 पूरे कर दिए। उससे पूछा, जो बात करा रहा था चंदन झा से, कि इसको तुरंत छोड़ दो। उन्होंने कहा घबराओ मत, शाम तक हम इन्हें छोड़ देंगे। कविता ने फिर इंस्पेक्टर को बताया कि साहब उसके बाद 18 तारीख को जब ये पैसा हमने ट्रांसफर किया, उसके बाद पूरी रात और अगला पूरा दिन हमने वेट किया, लेकिन पैसा ट्रांसफर होने के तुरंत बाद चंदन का मोबाइल बंद हो गया। पुलिस के तब कान खड़े हुए कि बात कुछ न कुछ गलत जरूर है। फौरन किडनैपिंग फॉर रैंसम की एफआईआर लिख ली गई। चंदन का मोबाइल मांगा गया। मोबाइल की कॉल डिटेल तुरंत क्राइम ब्रांच के थ्रू मंगाई गई। क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व किया गया। क्राइम ब्रांच ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सीडीआर से निकल रहे थे, उसके हिसाब से वो घर गया, घर से निकला, फिर उसके बाद दिल्ली की सड़कों में इधर उधर घूमा, फिर गाजियाबाद में कौशाम्बी पहुंचा, फिर कौशाम्बी से ग्रेटर नोएडा की तरफ आया। ग्रेटर नोएडा के बाद उसका मोबाइल 10 मिनट के लिए ऑन हुआ। पुलिस ने जो पैसा डाला गया था उसका ट्रांजैक्शन भी ट्रैक कराया, तो ये पता लगा कि वो लड़का जहां जहां गया था और 10 मिनट के लिए जहां मोबाइल फोन ऑन हुआ था, उसी समय 10-10 मिनट के लिए जहां जहां मोबाइल फोन ऑन हुआ, उसी समय पैसे निकाले गए उसके अकाउंट से। लिमिट ज़्यादा थी, तो जो भी था कुछ कुछ करके पूरा 2,62,000 रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। मोबाइल के खुले होने का एक कारण और भी है कि आजकल अगर आप एटीएम में पैसा निकालने जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही बैंक ओटीपी भेजता है। उस ओटीपी को आप एटीएम मशीन के, जब वो मांगता है ओटीपी, तो एटीएम मशीन में जब तक आप फीड नहीं करेंगे कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। पुलिस ने ये इन्फर किया कि शायद चंदन ने ही पैसों के लिए अपने अपहरण का नाटक रचा है, क्योंकि कॉल भी, रैंसम कॉल भी उसी के मोबाइल से हुई। जहां एटीएम से पैसे निकाले गए वहां तक भी वो मोबाइल चल के गया, दूसरा कोई रास्ता हो नहीं सकता था। घर वालों ने जो पैसा डाला वो सब निकल भी गया। लिहाजा पुलिस ने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि ये सब चंदन का ड्रामा है। चंदन ही संभवतः घर वालों को गुमराह करके पैसे निकलवाना चाहता था, और पुलिस ने इसी लाइन पर काम भी करना शुरू किया। पुलिस ने उसकी डिटेल निकाली कि आखिर ये है कौन, क्या बैकग्राउंड है, क्या पैसे का लालची था, क्या अचानक उसको पैसे की जरूरत पड़ी। चंदन की भी सीडीआर खंगाली गई। घर वालों से डिटेल पूछा गया। घर वालों ने बताया कि वो लोग मूल रूप से मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं, और चंदन
स्कूल ब्लॉक शकरपुर में किराए के एक मकान में रहता है। इसके परिवार में उसके पिता आनंद मोहन झा, माँ रेणु झा और 2 शादीशुदा बहनें कविता और किरण हैं। पढ़ा लिखा है चंदन, कंप्यूटर का काम बहुत अच्छी तरह जानता है, कई लोगों और कंपनियों के लिए अकाउंट्स का काम देखता है। पूरा दिन वो इसी फिराक में, कभी इनके यहाँ, कभी 2 घंटे दूसरी फर्म में, फिर 4 घंटे दूसरी दुकान में, उस फर्म या उस दुकान के अकाउंट्स का काम देखता था कंप्यूटर पे। थोड़े पैसे मिल गए, परिवार बड़ा था, परिवार चलाना था, तो उसने उन्हीं पैसों से एक कार खरीद ली और कार को ओला में टैक्सी के लिए लगा दिया। टैक्सी के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ी। ड्राइवर के लिए प्लेसमेंट एजेंसी से बात की और एक ड्राइवर उसको मिल गया 10,000 रुपए प्रति माह पर। उसको लगा कि हम अकाउंट्स का भी काम बहुत अच्छा जान गए हैं और हम चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, इसलिए हमारी उतनी न वैल्यू है, न वक़्त है, न डिमांड है। उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का वो जो टेस्ट होता है वो पास किया और उसकी इवनिंग क्लासेस करने लगा। महत्वाकांक्षी था, मेहनती था। दिन भर वो कंप्यूटर और अकाउंट्स का काम, शाम को सीए की क्लासेस करना और रात में अगर उनका ओला का ड्राइवर, यानी उनकी गाड़ी का ड्राइवर जो ओला में बुक था, वो चलाता था, अगर वो 1-2 दिन के लिए कहीं छुट्टी गया है या रात में वो चलने में असमर्थ है, तो चंदन खुद रात में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ओला कैब में ड्राइविंग का काम कर लेता था ताकि 4 पैसे मिलने लगें और घर वालों की तकलीफ को दूर कर सके। पुलिस ने उसके सारे ट्रांजैक्शंस चेक किए, जो आगे पीछे के थे वो सारे ट्रांजैक्शन चेक किए। कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। फिर भी अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि चंदन ही ये ड्रामा कर रहा है, चंदन ने ही आप लोगों से पैसा मांगा और चंदन ने ही पैसे निकाले हैं, बैंक से डिटेल ली कि किस किस एटीएम से पैसे निकाले गए। बैंक ने डिटेल दे दी। इत्तेफाक से 2 एटीएम पर वीडियो कैमरा काम कर रहा था। बहुत मुश्किल है, आजकल सारे एटीएम पे कैमरे लगे हैं, कुछ कुछ में तो मशीन में लगे हुए हैं, वो सीधे आपके फेस को अच्छी तरह कवर करते हैं। पहले एटीएम का जो रूम होता था उसमें कॉर्नर पर ऊपर कैमरा लगाया जाता था। कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल जो आपका कोड होता है उसको पढ़ने में होने लगा। फिर कोड वाला वो पैड भी मशीन के अंदर फिक्स होने लगा कि ऊपर आप कहीं भी कैमरा लगा लें, बगल वाला कोई भी अपना मोबाइल ऑन करके और कोड को देखने की कोशिश कर रहा हो, 4 डिजिट का जो होता है, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसको एकदम भीतर कर दिया गया और कैमरे को एटीएम मशीन में ही फिक्स कर दिया गया ताकि निकालने वाले का फेस, अगर वो कोड को फीड करेगा तो मशीन से कम 1.5 फीट की दूरी पर वो जरूर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2, क्योंकि उंगली से करेगा तो उसका फेस बहुत साफ उसके कैमरे में रिकॉर्ड होगा। पुलिस को 2 एटीएम पर बहुत साफ साफ वो शक्ल मिल गई, लेकिन पूरी शक्ल नकाब के पीछे थी, सिर्फ आंखें दिख रही थी।
शर्ट का कलर, हाथ में एक अंगूठी और एक कड़ा। चेहरा, शर्ट, हाथ की अंगूठी और कड़ा, ये तीन चीजें दोनों ही एटीएम पर दिखाई पड़ी। पुलिस ने चंदन की फोटोग्राफ्स मांगी, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये अंगूठी हो सकता है चंदन ही हो, नकाब पहना हो और इस तरह की शर्ट उसके पास हो और अंगूठी और कड़ा पहनता हो। परिवार वालों ने बता दिया कि वो किसी तरह की अंगूठी नहीं पहनता था, कोई कड़ा या चेन नहीं पहनता था और इस तरह की चेक वाली शर्ट उसने कभी नहीं पहनी। सामान्य रूप से अलग अलग कलर की प्लेन शर्ट्स ही वो पहनता था, टी शर्ट या शर्ट्स। फिर भी पुलिस को यकीन नहीं हुआ, उसने उसकी फोटोग्राफ्स मांगी। उसके कमरे में जितनी फोटोग्राफ थी वो सब उसके घर वाले निकाल कर थाने पर ले आए। पुलिस ने अच्छी तरह से अलग अलग ओकेजन की, अलग अलग दिन की, 2 साल पहले की, साल भर पहले की, 10 दिन पहले की सारी फोटोग्राफ देख डाली, लेकिन किसी में भी अंगूठी और कड़ा वो नहीं पहने था। पुलिस को कम समझ में आया कि अब किस रास्ते जाएं। उन्हीं फोटोग्राफ्स में पुलिस की नजर ठीक वैसी ही शर्ट पहने हुए एक आदमी पे पड़ी जो 4 लोगों के ग्रुप में चंदन झा के ठीक बगल में खड़ा हुआ था। फिर पुलिस ने ध्यान से देखा, उसने कड़ा भी पहन रखा था, उसने अंगूठी भी पहन रखी थी। अंगूठी भी ठीक वैसी ही जैसी एटीएम के कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस ने लोगों से पूछा, उनके घर वालों से, उनकी दोनों बहनों से, मां से, कि ये आदमी कौन है। सब ने देखते ही बताया कि ये उनके कैब का, ओला में जो चलती है उसका ड्राइवर है। इसका नाम अंकित है और ये अभी 3-4 दिन पहले ही इसने नौकरी छोड़ दी थी। इसने ये बताया था कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें कहीं और ड्राइवरी के अलावा दूसरी कोई जॉब मिल गई है। गुड़गांव का जिक्र किया। पहले तो चंदन ने उसे मनाने की कोशिश की कि महीना पूरा कर लो फिर जाओ। आदमी यही कहता है टालने के लिए कि हो सकता है बाद में ये इसका मन बदल जाए, चेंज हो जाए, मान जाए। लेकिन उसने जिद की कि नहीं, हमको जाना है, वहाँ ज्वाइन करना है, हमारा 15 दिन का ही हिसाब कर दीजिए। उसके बाद इसका पता नहीं लगा, न तो इसका मोबाइल ऑन है और न चंदन का मोबाइल ऑन है। पुलिस ने अंकित के रिकॉर्ड्स को ढूंढना शुरू किया। प्लेसमेंट एजेंसी में उसने जो अपना आधार या बाकी जो चीजें दे रखी थी वो सब फर्जी निकली, गलत निकली। फिर वो जिस गाड़ी से, यानी इन्हीं की, चंदन की ही गाड़ी से जिस पे वो ड्राइवर का काम करता था, ओला से उसकी लोकेशन देख देख के और उसे कहाँ कहाँ से गया है, क्या क्या पहनता है, बहुत डिटेल में पुलिस ने इसकी छानबीन की। अच्छा, इसी बीच में 2019 का इलेक्शन भी था, लोकसभा का। 24-25 मई को वोटिंग भी थी, 24 और 25 को दिल्ली में। पुलिस उधर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। नेचुरल है, जनरल इलेक्शन अगर पार्लियामेंट का होगा तो लोग, पुलिस का बंदोबस्त जो है उसमें बिजी होता है। बहरहाल
इलेक्शन के बाद फिर पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। और धीरे धीरे ओला में और भी जो ड्राइवर थे, सबसे पूछताछ करने के बाद अंकित का पता और कहां वो वर्तमान में रहता है पुलिस को पता लग गया। जो नंबर ओला में रजिस्टर था, जो कस्टमर यानी जो पैसेंजर होता है वो उसी नंबर पे ड्राइवर से संपर्क करता है, क्या लोकेशन है, उसकी सीडीआर से पुलिस उसके घर तक पहुंच गई और अंकित गिरफ्तार हो गया। लेकिन समय बहुत लग गया। 15 जून की ये घटना थी और 15 मई की, और 14-15 जून को वो पकड़ा गया। चंदन जब पकड़ कर आए, आप समझ सकते हैं कि आसानी से तो बताया नहीं होगा, जैसे बताया होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। उसने बताना शुरू किया कि साहब हम इनके यहाँ काम करते थे, ड्राइविंग का काम था, ईमानदारी से मुझे 10,000 रुपये हर महीने मिल जाते थे। लेकिन मुझे ये जानकारी हुई कि इनके घर में 10 लाख रुपए इनके फादर के पास गांव की प्रॉपर्टी बेच के या जो भी किसी कारण से 10 लाख रुपए आ रहे हैं। मेरे मन में बेईमानी आ गई। मैंने 15 को इन्हें फोन किया कि आज हमारा पैसा हर हाल में दे दीजिए। अंकित ने 15 को उसे बुला लिया और 5,000 रुपए उसे दे दिए। पैसा देने के बाद अंकित ने चंदन झा से कहा कि मुझे गाजीपुर इलाके में छोड़ दीजिए, इतने दिन आपके यहाँ काम किया है, मैं कैसे किस साधन से वहां तक जाऊंगा। अंकित ने ये भी कहा चंदन से कि आपके यहाँ बड़ा अच्छा लगा और हमारे दोस्तों ने, अब चूंकि मैं गुड़गांव चला जाऊंगा तो आज एक फेयरवेल पार्टी रखी, 10 मिनट का समय अगर आप उसमें दे देंगे। चंदन ने कहा ठीक है, बात सही है, तुमने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ काम किया, तुम्हारी मजबूरी है, तुम जा रहे हो, तुम्हारी तरक्की हुई है और फेयरवेल में हम चलेंगे। अंकित उसी कैब, उसी गाड़ी से, जो चंदन की गाड़ी थी, उसी गाड़ी से कौशाम्बी में अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। वहां खूब खाने पीने का सामान मंगाया गया था। चंदन ने जल्दी जल्दी खाना खाया, उसे शाम को जाना भी था क्लासेस करने के लिए, और भी तमाम जिस जिस काम में जाना रहा होगा। जल्दी जल्दी खाया और फिर चलने के लिए कहा। इतने में ही अंकित और उसका दोस्त श्याम, इन दोनों ने लोहे की रॉड से उसे पीटना शुरू किया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे मार मार के अधमरा सा कर दिया। फिर उसे कुर्सी पर बिठाया और उससे कहा कि फोन करो, मां को, बाप को, जिसके पास भी पैसा हो उसको फोन करो और 5 लाख रुपए का इंतजाम आज ही हो जाए। बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे चंदन झा ने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। मां रेणु झा से उसने बताया कि 5 लाख रुपए तुरंत चाहिए। मां रो रही थी, कहाँ है, कैसे है। पहले ही उसको इतना डरा दिया था कि अगर जरा सा भी जिक्र किया यहीं मार डालेंगे, किसी को तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगेगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसी जगह हूं, जो लोग मुझे ले आए हैं उनको अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो मेरी जान चली जाएगी, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। रेनू ने भी अपने सारे रिश्तेदारों को फोन किया कि इस तरह की कॉल आई है।
फिर उससे फ़ोन लेके श्याम ने, चूंकि अंकित को ये अपनी आवाज़ पहचाने जाने का डर था, तो श्याम ने कहा कि अगर पुलिस को खबर हुई या तुम्हारे किसी आदमी को खबर हुई या किसी ने चंदन के मोबाइल पर फ़ोन करके और कुछ जानने की कोशिश की, उसी समय चंदन मारा जाएगा। बहुत ज़्यादा रकम नहीं मांग रहे हैं, 5 ही लाख रुपए मांग रहे हैं। रेनू डर गई। उसके तुरंत बाद इसने अपने बहनोई को फ़ोन किया, हरिनंदन को। हरिनंदन से भी यही बात की। हरिनंदन से भी किडनैपर्स ने कहा चालाकी मत करना, इससे पूछ लो कि यहां कोई झांकने नहीं आएगा, हम इसे मार के लाश ऐसी जगह फेंक देंगे कि तुमको लाश भी नहीं मिलेगी। वो भी बेचारे डर गए। फिर इसने अपने एक दोस्त को, जिसके पास उसे उम्मीद थी कि पैसा होगा 5 लाख रुपए तुरंत दे सकता है, चंद्रकांत मिश्रा, उसको भी फोन किया। घर वालों को और रिश्तेदारों को सबको लगा कि इसका कहीं जिक्र करना या थाने पर जाना या FIR करना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा किसी ने भी जिक्र नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया कि 18 मई को 16 तारीख को रैंसम कॉल हुई। 17 तारीख को इन लोगों ने अपने पैसे वैसे का इंतजाम किया। 17 की रात में फिर एक बार फोन आया। फोन हमेशा चंदन के मोबाइल से ही आ रहा था। रात में फिर फोन आया कि 24 घंटे बीतने वाले हैं। जरा सी भी चालाकी की तो चंदन से हाथ धो बैठोगे। 18 तारीख की सब डर गए। 18 तारीख को 2,62,000 सब लोगों ने अपने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चूंकि चंदन का मोबाइल ही उसके अकाउंट से लिंक था, मैसेज सब मिलते रहे, अंकित को भी और श्याम को भी। वादे के मुताबिक 2,62,000 उन्हें मिल चुके थे। अब वो उसको लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में इन्होंने अलग अलग ATM से जो भी उसकी लिमिट रही होगी कार्ड की, विड्रॉल की, वो पैसा निकालते रहे। और जिस समय पैसा निकालने की बात होती थी, कार्ड लेके ये पहुंचते थे, उस समय मोबाइल अपने साथ अपने पास रख लेते थे चंदन का। 10 मिनट के लिए खुलता था, OTP आता था, पैसा निकाल लेते थे, फिर मोबाइल बंद हो जाता था। और इसी चालाकी में वो पकड़े भी गए और पुलिस इसी वजह से ATM के CCTV कैमरे की तरफ पहुंच गई थी। सारा पैसा निकालने के बाद चंदन, अंकित उसकी गाड़ी चलाने लगा। चंदन को बगल में बिठा लिया, श्याम को पीछे बिठा दिया और इससे कहा कि चलो तुम्हें छोड़ने चल रहे हैं। जैसे ही गाड़ी 8-10 किलोमीटर आगे गई होगी इनके फ्लैट से, जहां रोक रखा था इन्होंने कौशाम्बी में, वैसे ही पीछे से श्याम ने नायलॉन की एक रस्सी गर्दन में फेंक कर पीछे से फेंका और गर्दन को कस दिया। गाड़ी भागती रही। 15-20 मिनट में चंदन लुढ़क गया सीट में। वहां से ये लोग फिर सीधे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना क्षेत्र में लाश को फेंक दिया।
और गाड़ी लेकर मुरादनगर की तरफ गए। नहर के किनारे थोड़ी झाड़ियाँ या पेड़ जहाँ ज़्यादा थे वहीं पर एबेंडन कर दिया उसको, वहाँ छोड़कर, और किसी दूसरे साधन से वापस दिल्ली आ गए। बॉडी भी पुलिस को मिली, जैसा बाद में पता लगा। इकोटेक थाने की जो थाना इंचार्ज हैं, उनका नाम इकोटेक 3 थाने की अनीता चौहान, उन्होंने बताया कि इलेक्शन के बाद जब फोर्स थोड़ा खाली हुई तभी ये सूचना आई कि एक सड़ा गला शव, जिसको जंगली जानवर ज़्यादा हिस्सा उसका खा गए हैं, वो बरामद हुआ है। चूंकि उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ जो पहचान की हो बरामद नहीं हुई, तो नियमानुसार 72 घंटे उस लाश को रखने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके कपड़े और जो भी शरीर पर सामान पोस्टमार्टम के समय निकाला जाता था, वो सभी सामान थाने को भेज दिए गए। पुलिस वो सारे कपड़े जो शव से उतारे गए थे उसे ले आई और घर वालों ने अच्छी तरह पहचान लिया। इस तरह से चंदन झा के ड्राइवर ने ही चालाकी इतनी की कि पुलिस बहुत उलझी रही। पुलिस सीसीटीवी की जांच सिर्फ इसलिए करने गई थी कि ये सब चंदन का ही काम है। वो तो नकाबपोश, शर्ट, अंगूठी और कड़ा अगर सीसीटीवी में ना आया होता तो ये चंदन तो पहले ही चले गए थे, चंदन पे ही ये खुल जाता और घर वाले चंदन को ढूंढते रहते सालों साल। क्योंकि उसी के फ़ोन से फिरौती, उसी के फ़ोन की लोकेशन पैसा निकालते समय, उसी के फ़ोन पर ओटीपी, उसी के अकाउंट से पैसा निकालना, सब उसी पर केंद्रित था। इतनी चालाकी, इतनी पेशेवर तरीके से इन दोनों ने इस काम को अंजाम दिया था। आज की घटना देखिए, चंदन की हत्या उसी के अपॉइंट किए हुए ड्राइवर ने की, अंकित ने। चंदन ने धीरे धीरे पहले कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर का काम, फिर धीरे धीरे अकाउंटेंट का काम, और फिर उसके बाद उसी पैसों से एक गाड़ी खरीदी, ओला में लगाया कि कुछ पैसे बचेंगे तो हम अपनी सीए की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। एक बार अगर मैं सीए हो गया, काम तो मैं सब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी वो काम करता था, क्योंकि उसे अकाउंटेंसी की बहुत अच्छी जानकारी इसी तरह अलग अलग जगह काम करने से हो गई थी। उसी पैसे से उसने गाड़ी खरीदी और घर में सब खुश हुए कि चलो ओला से उसकी कमाई होगी। ड्राइवर के लिए उसने प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क किया। दिल्ली में अगर आपको डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत हो, ड्राइवर की ज़रूरत हो, सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हो, इस तरह के अकाउंटेंट्स की ज़रूरत हो, ट्यूशन के टीचर की ज़रूरत हो, आप नेट पे चले जाइए, आप एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे आपको, नंबर सहित मिलेंगे आपको प्लेसमेंट एजेंसी वाले को। और आप अगर फ़ोन करेंगे 2 रिंग में उठ भी जाएंगे। हाँ साहब, क्या सेवा हो सकती है आपकी? भाई ड्राइवर चाहिए। इस तरह की ये उस पर इस तरह से आसानी से हर चीज़ की एजेंसी है। कुछ कुछ का तो स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन कुछ खाली ड्राइवर दे रहे हैं, कुछ खाली डोमेस्टिक हेल्प दे रहे हैं, कुछ खाली ट्यूशन टीचर दे रहे हैं। ट्यूशन टीचर भी हर क्लास के अलग अलग, हाई स्कूल का अलग, इंटर का अलग, 6th 7th 1st 2nd,
हर विधा के आपको मिल जाएंगे इसी इंटरनेट पर। एजेंसी वाला आपको फौरन अपनी बात को पक्की करेगा, सब भरोसे का है, और इसकी आईडी मैं आपको भेज रहा हूं व्हाट्सएप पर, नंबर बता दीजिए। और तुरंत महिला हुई तो वोटर आईडी और आधार कार्ड व्हाट्सएप पर आ जाएगा, पुरुष हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ये आपको मिल जाएगा। चाहे वो उसी दिन प्लेसमेंट एजेंसी में आकर उसने पैसा दे के अपने को रजिस्टर कराया हो, लेकिन वो बताएगा भरोसे का है साहब, इतने साल का है, उससे आधार से उससे या उसकी बातचीत से उसे पता लगा होगा साहब 30 साल का है, बढ़िया लड़का है, बढ़िया ड्राइवर है, अच्छा काम करने वाला है। आप बुलवा लेते हैं एजेंसी के भरोसे पर। और इन एजेंसीज के बारे में एक बात और बता दूं आपको, अगर मान लिया कोई परेशान हाल आदमी, कहीं बाहर से लोग नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता लोग घर से भाग के जाते हैं, पूछते पाछते प्लेसमेंट एजेंसी में पहुंच गए तो वो पूछता है कितना पढ़े हो, आधार है कि नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, वोटर आईडी है कि नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वो फौरन एक नंबर देगा कि इनसे बात करो, ये सब बनवा देंगे, इनकी बड़ी जान पहचान है। आप उनसे बात करिए, 500 से 1000 रुपये में हर तरह का आपका आईडी मिल जाएगा। शाम को बाजार में किसी भीड़ भाड़ की जगह में बुलाएंगे, उनके पास उनके पेन ड्राइव में रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं, आधार का भी, डीएल का भी और इसका भी, वोटर आईडी का भी। आपसे नाम पता लेंगे, एज जन्म तिथि लेंगे, पता लेंगे और एक फर्जी टाइप का आधार, क्योंकि आधार नंबर तो किसी न किसी का लेंगे ही, नाम पता सब ये फॉर्मेट में फीड कर देंगे और फौरन कलर्ड मोटे पेपर पर, हार्ड पेपर पर कलर्ड कॉपी निकलवा लेंगे किसी भी साइबर कैफे में जाके, और बाहर आके उसका लेमिनेशन भी करा देंगे, खूबसूरत कार्ड मिल जाएगा। शाम को किसी भीड़ वाली जगह पे बुला लेंगे, पैसा लेंगे, कार्ड आपको दे देंगे। आप वही कार्ड लेकर प्लेसमेंट एजेंसी में वो आदमी चला जाता है, दे देता है। प्लेसमेंट एजेंसी वाले भी उससे 10,000 की नौकरी दिलाने के लिए 20,000 रुपये ले लेते हैं। और जब यही आदमी आपके यहाँ कोई अपराध कर देता है और आप ढूंढना शुरू करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि ये सारे कार्ड्स फर्जी हैं, क्योंकि आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते। आप कुछ भी जानकारी करना पसंद नहीं करते किसी का भी, जो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक हेल्प है, ड्राइवर है, अकाउंटेंट है, ट्यूशन टीचर है, जाने कितनी वारदातें मैंने आपको बताई हैं जिसमें इन्हीं लोगों ने घर में बड़ी बड़ी वारदातें कर ली हैं। और जब ढूंढा गया, जब सूचना जहाँ से ये लाए गए थे, तो पता लगा इनका आधार कार्ड भी नकली है, पता लगा इनका फला फला भी नकली है। आपके पास इतना समय नहीं है, प्लेसमेंट एजेंसी ने बताया, आपको व्हाट्सएप पे आधार भेजा, व्हाट्सएप पे देखा आपने कि बड़ा सुंदर आधार है, और उसके बाद फिर आपको वोटर आईडी भेज दिया या डीएल भेज दिया, इतने में आप संतुष्ट हो गए। जबकि सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस में तो खासकर टीनेंट के वेरिफिकेशन का फॉर्म, डोमेस्टिक हेल्प के वेरिफिकेशन का, पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। क्यों इतनी हड़बड़ी में है, क्यों इतनी जल्दी में है? कम से कम पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आप 90% तो सुरक्षित रहेंगे ना। 10% तो वो लोग हैं जिनका सब कुछ अपना सही सही अगर आप बता भी देंगे तो वो आदी होते हैं और अपराध किया, उनको पता है पुलिस 2 ही दिन में घर तक पहुंच जाएगी, ढूंढ लेगी, हमको भी 10-20 दिन में ढूंढ लेगी, जेल चले जाएंगे, वकील साहब ही हैं ज़मानत कराने के लिए, फिर बाहर आएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो इसलिए किसी बाहरी और अनजान व्यक्ति को, आदमी हो या औरत हो, अपने यहाँ काम पर रखने के लिए अच्छी तरह उसकी पड़ताल कर लें।
भाई आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ उसका आपके पास है, उसमें नाम पता थाना, उससे पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारा थाना कौन सा लगता है, तुम्हारे प्रधान कौन है। और देश का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसका नंबर नेट पर उपलब्ध नहीं है। मोबाइल पर ब्राउज करिए, नंबर निकालिए, सीधे बात करिए थाने पर कि साहब ये गांव है आपके यहाँ, तो बताएगा है कि नहीं है। प्राइमा फेसी यहीं फर्जी वाले काम में इसी में फंस जाते हैं। गांव का नाम कोई लिखा दिया है उसमें और आपने उस थाने पर फ़ोन किया, उनका साहब इस नाम का कोई गांव हमारे यहाँ नहीं है। अगर गांव का नाम है तो उससे कहेंगे साहब हम 2 घंटे में फ़ोन करेंगे, हमें प्रधान का नाम बता दीजिए गांव के। गांव के प्रधान का नाम भी पता लग जाएगा। अगर वो उस गांव का नहीं है तो वो कभी सही सही उसके प्रधान का नाम नहीं बता पाएगा या नहीं बता पाएगी। तो कम से कम इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दी में इस तरह के लोगों का घर में प्रवेश बिल्कुल मत होने दीजिए। जरा सी आप पूछताछ करेंगे, आपको सही गलत का अंदाज लग जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।